नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पापा की साइकिल, जो अब नहीं है लेकिन हर सफ़र उसकी याद दिलाती है। कहानी शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए और बस अपने दिल को खुला रखिए। अगर आज रात नींद नहीं आ रही तो चिंता मत कीजिए। यह कहानी आपको धीरे धीरे एक ऐसी यादों की दुनिया में ले जाएगी जहां हर पल शांत है पर दिल भी भीग जाता है। क्या आपने कभी किसी चीज को खोने के बाद महसूस किया है कि वो अब भी आपके आसपास है, बस दिखाई नहीं देती? चलिए आज हम चलते हैं उसी याद की तरफ जो घंटी की एक हल्की सी आवाज की तरह आरव के दिल में अब भी गूंज रही है। प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं उसकी गर्माहट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। आरव लगभग 10 साल का था जब पहली बार उसने पापा की साइकिल को छुआ था। एक पुरानी काली साइकिल जिसकी घंटी धीरे धीरे बजती थी, जैसे हर ध्वनि कह रही हो, मत डर, सफर लंबा है पर पापा साथ हैं। हर सुबह पापा उसे स्कूल छोड़ने जाते थे। रास्ते में पीपल का पेड़ आता था जहां पापा हमेशा घंटी बजाकर कहते, आरव कभी किसी से जलना मत, साइकिल की तरह बस आगे बढ़ते रहना। आरव मुस्कुराकर घंटी दबाता, हाँ पापा, बिल्कुल आगे। पापा हंसते, बस इतना ही कहना मत सीख, करके दिखाना। उस दिन सूरज थोड़ा तेज था लेकिन साइकिल की परछाई सड़क पर ऐसे फैली जैसे किसी दोस्ती की रेखा खींची गई हो। आरव को हमेशा लगता था कि पापा की साइकिल सिर्फ लोहे की चीज नहीं है, वो उनके बीच का रिश्ता है जो हर सफर के साथ मजबूत होता जाता है। एक शाम जब सर्द हवा चल रही थी, पापा ने कहा, आरव कल तुझे मैं साइकिल चलाना सिखाऊंगा। आरव के चेहरे पर खुशी ऐसी फूटी जैसे दिए की लौ अंधेरे में जल उठे। उस रात वो सो न पाया, बार बार आंखें खोल के खिड़की से देखता, साइकिल को निहारता रह गया, जैसे वो उससे बातें कर रही हो। कल मैं तुम्हें चलाऊंगा, आरव धीरे से बोला, और गिरूंगा भी नहीं। साइकिल की घंटी धीरे से हिली, हल्की सी ध्वनि आई। आरव हंसा, देखो तुम्हें भी मंजूर है ना। अगली सुबह पापा ने उसे गली के अंत तक ले जाया। साइकिल थोड़ी पुरानी थी पर उसमें अब भी पापा की मेहनत की चमक थी। अब बैठ जा, मैं पीछे से पकड़े रहूंगा, पापा ने कहा। आरव थोड़ा घबराया लेकिन बैठ गया। पहला पेडल धीरे धीरे घूमा, दूसरा तेज। हवा चेहरे से टकराई और उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे वो उड़ रहा है। पीछे से पापा की आवाज आई, मत डर, मैं यहीं हूं। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पापा थोड़ा पीछे खड़े थे, हाथ हटा चुके थे। साइकिल अब वो खुद चला रहा था। उस पल आरव के दिल में एक नई आवाज गूंजी, अब तू चलना सीख गया है बेटा। दिन गुजरते गए, साइकिल के साथ हर याद जुड़ती गई। कभी पापा उसे बाजार ले जाते, कभी झील के किनारे बैठकर बतियाते। आरव को हमेशा लगता था कि उसके पापा दुनिया के सबसे मजबूत आदमी हैं। उनके पास ना पैसे ज्यादा थे ना कपड़े नए, पर दिल इतना बड़ा था कि हर दुख समा जाए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आरव की दुनिया बदल गया। वो बरसात की रात थी। पापा को शहर से वापस आना था। उन्होंने कहा था, आरव मैं जल्दी आऊंगा, तू सो जा। पर आरव सो न सका। बिजली कड़क रही थी, बारिश खिड़की पर टकटक कर रही थी। रात के 12 बज गए, फिर 1 बजे, फिर 2। पापा अब तक नहीं आए। अचानक दूर से घंटी की आवाज आई, ट्रिंग। आरव उठ गया। वो भागकर बाहर आया। सड़क पर बस बरसात थी और पापा की साइकिल गिरी हुई, मिट्टी से सनी। पापा कहीं न थे। सुबह गांव वालों ने बताया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया था। आरव बस खामोश खड़ा रहा। साइकिल की घंटी मिट्टी में ढंसी थी जैसे वो भी रो रही हो। पापा की जेब से एक पुराना कागज मिला। उस पर लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो इस साइकिल को कभी बेचना मत।
ये हमारे हर सफर की पहली सीढ़ी है। आरव ने वो कागज हाथ में पकड़ा और बस इतना कहा, मैं वादा करता हूं पापा, ये साइकिल हमेशा मेरे साथ रहेगी। दिन सालों में बदले। माँ बीमार पड़ी और फिर आरव को शहर जाना पड़ा काम ढूंढने के लिए। गांव छोटा था पर सपने बड़े। पापा की साइकिल अब थोड़ी जंग खा गई थी, पर आरव उसे साथ ले गया। ट्रेन के डिब्बे में जब उसने उसे कोने में रखा तो उसका हाथ उस घंटी पर रह गया। आंखों से एक बूंद गिरी, जैसे वो भी पापा की आवाज को सुन रहा हो। मत डर, सफर लंबा है, पर तू अकेला नहीं है। ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म की भीड़ धीरे धीरे पीछे रह गई, पर आरव को लगा जैसे हर चेहरा पापा की तरह मुस्कुरा रहा है। उसने घंटी को धीरे से छुआ और उसकी आवाज आई, ट्रिंग। वही आवाज जो हर बार पापा के साथ थी। वो रात ट्रेन की खिड़की से आसमान देखते गुजरी। सितारे टिमटिमा रहे थे और आरव सोच रहा था, क्या कभी कोई सितारा भी साइकिल चलाता होगा? कहीं पापा भी तो वहीं नहीं है, किसी सफर पर, किसी नई राह पर। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं अब शहर जा रहा हूं, आपकी साइकिल के साथ। देखना, एक दिन इससे ही कुछ बड़ा करूंगा। ट्रेन की सीटी बजी और कहानी का पहला पन्ना यहीं खत्म होता है। पर आगे क्या होगा जब आरव शहर पहुंचेगा और वहीं उस साइकिल से अजीब अजीब आवाजें आने लगेंगी? क्या ये पापा की याद है या कुछ और रहस्यमयी बात? ट्रेन के रुकने की आवाज आई। आरव धीरे धीरे उठा और अपनी पुरानी साइकिल को नीचे उतारने लगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लोगों की चिल्लाहट, ठेले वालों की आवाजें, बच्चों का रोना, सब कुछ नया था। गांव की शांत गलियों से निकलकर ये शहर जैसे एक तूफान था जो हर दिशा में भाग रहा था। आरव ने साइकिल को संभालते हुए गहरी सांस ली और कहा, पापा, अब असली सफर शुरू हुआ। शहर में किराए के कमरे ढूंढना आसान नहीं था। दिन भर घूमते घूमते जब पैर जवाब देने लगे तो एक पुरानी झोपड़ी नुमा दुकान के पीछे उसे एक छोटा सा कमरा मिल गया। किराया सस्ता था, पर अंदर अंधेरा और सीलन भरा हुआ। उसने कोने में साइकिल रखी और थका हुआ जमीन पर बैठ गया। कमरे में खामोशी थी, पर तभी ट्रिंग ट्रिंग घंटी अपने आप बज उठी। आरव चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था, साइकिल हिली भी नहीं, फिर भी घंटी की आवाज आई थी। उसने पास जाकर साइकिल को छुआ। पापा, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। हवा चल रही थी, पर खिड़की बंद थी। उसने खुद को समझाया, थक गया हूं शायद, बस आवाज कानों में गूंज रही है। लेकिन रात भर वो घंटी 2-3 बार और बजी। अगली सुबह आरव ने शहर में एक ढाबे पर काम शुरू किया। काम छोटा था, पर पेट भरने लायक। दिन भर बर्तन धोता, टेबल साफ करता और रात को लौटकर साइकिल के पास बैठ जाता। साइकिल पर जमी धूल को साफ करता, जैसे किसी अपने का चेहरा पोंछ रहा हो। वो बोला, पापा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह शहर बहुत बड़ा है, मैं कहां से शुरू करूं? एक दिन जब वो ढाबे से लौट रहा था, रास्ते में एक लड़का मिला। उम्र में शायद 10-11 साल का, चेहरे पर धूल, कपड़े फटे हुए, पर आंखों में कुछ अजीब चमक थी। लड़का बोला, भैया, आपकी साइकिल पुरानी है, लेकिन उसकी घंटी बहुत अच्छी है। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? लड़का मुस्कुराया, रात में जब आप सो रहे थे, मैं बाहर था, घंटी की आवाज आई थी, मैंने सुना था, वो अपने आप बजी थी, है ना? आरव चौंक गया। तुम कौन हो? मेरा नाम सोनू है, लड़का बोला। मैं पास की झोपड़ी में रहता हूं, मुझे साइकिल ठीक करना आता है, अगर कभी मदद चाहिए तो बताना। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, कल आना। अगले दिन सोनू आया। उसने साइकिल को ध्यान से देखा, फिर बोला, यह बहुत पुरानी है, लेकिन इसका हर हिस्सा किसी ने प्यार से बनाया है, जैसे किसी ने अपने दिल से इसमें जान डाली हो। आरव मुस्कुरा दिया, हाँ, मेरे पापा। सोनू ने कहा, आपके पापा जरूर अच्छे इंसान होंगे, ये साइकिल भी बोलती है। आरव ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, बोलती नहीं है, बस याद दिलाती है। सोनू ने सिर झुका लिया, लेकिन जब आरव ने उसकी आंखों में देखा तो वहां कुछ जाना पहचाना था। वही सच्चाई, वही मासूमियत जो कभी उसके पापा की आंखों में होती थी। रात को जब वो फिर लौटा तो कमरे के बाहर वही लड़का बैठा था। उसने कहा, भैया, आज मैंने साइकिल साफ कर दी है, अब देखना, इसकी आवाज और प्यारी लगेगी। आरव ने थक कर कहा, धन्यवाद सोनू, लेकिन ये मत छूना, बहुत पुरानी है, कहीं टूट ना जाए। सोनू बोला,
टूटेगी नहीं, इसमें किसी का आशीर्वाद है। उस रात फिर वही हुआ। जैसे ही आरव की आंख लगी, साइकिल की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। आरव उठ गया। बाहर देखा तो दरवाजा बंद था, हवा भी नहीं थी, फिर भी घंटी बज रही थी। वो साइकिल के पास गया और देखा हैंडल पर एक छोटा सा चमकता हुआ निशान था। उसने उसे हाथ से छुआ। गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी पकड़ा हो। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं, बस खामोश साइकिल और उसके पास रखी वो पुरानी पर्ची जिस पर लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो इस साइकिल को कभी बेचना मत। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, पापा, क्या आप सच में यहीं हैं? कमरे में कुछ देर खामोशी रही, फिर हवा चली और साइकिल की घंटी बहुत हल्के से बज उठी। ट्रिंग। उसने सिर झुका लिया और पहली बार शहर की भीड़ में उसे एक अपनापन महसूस हुआ। पर उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन वो साइकिल उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, जब ढाबे का मालिक उसे देखकर बोलेगा, ये कबाड़ यहां क्यों रखा है? या तो इसे बेच दे या बाहर फेंक दे। आरव ने साइकिल को देखा और भीतर से आवाज आई, बेच दूं? लेकिन कहीं भीतर कोई दूसरा स्वर बोला, नहीं, यह सिर्फ लोहे की चीज नहीं, यह पापा की आखिरी सांस है। और यहीं से शुरू होती है अगली परीक्षा, जहां एक बेटे को अपने पिता की निशानी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। अगले दिन सुबह ढाबे का मालिक बाहर खड़ा था, हाथ में चाय का गिलास, चेहरे पर नाराजगी। उसने आरव को देखा और बोला, ओए आरव, ये साइकिल बाहर क्यों रखी है? यहां ग्राहक आते हैं, क्या उन्हें कबाड़ दिखाना है? आरव ने धीमे से कहा, सर, ये मेरे पापा की निशानी है, निशानी बाद में दिखा देना। मालिक बीच में बोल पड़ा, या तो इसे बेच दे या निकाल दे यहां से, जगह गंदी लगती है। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। अंदर जाकर चाय के गिलास धोने लगा। हाथ कांप रहे थे, पर आंखें गुस्से से भरी थीं। रात को जब सब चले गए तो वो बाहर आया। साइकिल वहीं थी, कीचड़ में सनी, लेकिन हैंडल से वहीं चमक निकल रही थी। उसने हाथ फेरते हुए कहा, पापा, सबको यह कबाड़ लगता है, पर मुझे नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, कबाड़ नहीं, कहानी है। आरव मुड़ा। सोनू खड़ा था। तू यहां क्या कर रहा है? आरव ने पूछा। सोनू बोला, मैं दिन में कबाड़ के पास काम करता हूं, लेकिन रात में वहीं सोता हूं। आपकी साइकिल देखी तो यहीं आ गया। आरव ने थकी आवाज में कहा, सोनू, इस साइकिल से मत खेलना, ये मेरे लिए सब कुछ है। सोनू मुस्कुराया, आप डरते क्यों हैं? डर तो उन्हें लगता है जिनके पास कुछ छिपाने को होता है। आरव थोड़ा झेंप गया, मुझे कुछ नहीं छिपाना। रात बीतने लगी। दूर बिजली के खंभे की लाइट झिलमिलाने लगी। अचानक फिर वही आवाज आई, ट्रिंग ट्रिंग। सोनू ने धीरे से कहा, देखा, ये खुद बोल रही है। आरव ने सख्त लहजे में कहा, चुप रह, हवा होगी। लेकिन सोनू ने हैंडल पर उंगली रखी। ये आवाज हवा नहीं करती भैया, किसी की याद करती है। आरव चुप रहा। उसके मन में सवालों का बवंडर था। क्या सचमुच साइकिल में कुछ है, या ये सब उसका भ्रम है? वो बोला, सोनू, तू कहता है तू कबाड़ के पास काम करता है, लेकिन तूने कल जो निशान बताया वो तूने कैसे पहचाना? सोनू थोड़ा चुप हुआ, फिर धीरे से बोला, क्योंकि यही साइकिल मेरे सामने थी जब मेरे पापा गए थे। आरव चौंक गया। क्या मतलब? सोनू की आंखें भीग गईं। बहुत साल पहले मेरे घर के पास एक आदमी था जो साइकिल से रोज दूध पहुंचाने आता था। बारिश की रात थी, वो फिसल गया और उसके बाद बस साइकिल रह गई। आरव के अंदर कुछ टूटा। उसने कुछ नहीं कहा, बस साइकिल को देखा। वही रात, वही बारिश। उस रात आरव नींद में डूबता रहा, पर मन जागता रहा। सपना आया, वो सड़क देखी, वही साइकिल, वही बारिश, और उस साइकिल के आगे कोई चल रहा था, वही पापा। पापा पीछे मुड़े और बोले, आरव, अब वक्त है साइकिल को वहां पहुंचाने का जहां यह असली मायने रखती है। आरव ने पूछा, कहां पापा? पापा मुस्कुराए, जहां उम्मीदें मरती नहीं, बस सफर चलता रहता है। अचानक आवाज तेज हुई, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, और आरव नींद से जाग गया। सुबह जब उठा, साइकिल गायब थी। दरवाजा बंद था, पर साइकिल नहीं थी। वो बाहर भागा, सड़क, गली, हर कोना देख डाला, लेकिन साइकिल नहीं मिली।
वो हाँफते हुए ढाबे पहुंचा। मालिक बोला, क्यों भाग रहा है? तेरी साइकिल तो कोई उठा ले गया लगता है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। किसने ली? कौन जाने, रात को कोई बच्चा था, वही झोपड़ी वाला शायद। आरव तुरंत सोनू के ठिकाने पहुंचा। झोपड़ी खाली थी। अंदर बस एक पुराना कपड़ा और दीवार पर कोयले से लिखा था, मैंने साइकिल नहीं चुराई, बस उसे वहां ले जा रहा हूं जहां उसकी जगह है। उसकी सांस अटक गई। सोनू, कहां गया तू? शाम होने लगी। आरव थककर सड़क के किनारे बैठ गया। आसमान लाल था, जैसे किसी ने आग फैला दी हो। हवा में धूल थी और मन में डर। उसे लगा जैसे कोई आवाज कानों में फुसफुसा रही हो। आरव, तू हार नहीं सकता, चल, साइकिल तेरा इंतजार कर रही है। उसने सिर उठाया। दूर कहीं झील के पार वही घंटी की आवाज सुनाई दी, ट्रिंग ट्रिंग। वो उठ खड़ा हुआ। पापा? और बिना सोचे उस आवाज की दिशा में चल पड़ा, जहां कुछ ऐसा उसका इंतजार कर रहा था जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। आरव ने कदम तेज किए। झील तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की लालिमा रह गई थी। दूर पेड़ों के पीछे झील का पानी चमक रहा था, जैसे किसी ने उसमें चांदी घोल दी हो। हवा में ठंडक थी, पर आरव के माथे से पसीना टपक रहा था। वो चारों ओर देख रहा था, आवाज की दिशा पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक ट्रिंग ट्रिंग, वही घंटी इस बार झील के उस पार से आई। आरव ने बिना सोचे झील के किनारे से होकर पगडंडी पर कदम रखा। रास्ता फिसलन भरा था, कीचड़ से भरा। हर कदम के साथ पानी के छींटे उड़ते। वो हाँफते हुए बोला, सोनू, अगर तू यहां है तो सामने आ। पर कोई जवाब नहीं आया। बस दूर कहीं साइकिल की परछाई दिखाई दी, आधी पानी में आधी हवा में। वो करीब पहुंचा तो देखा साइकिल सीधी खड़ी थी। कोई उसे पकड़े हुए नहीं था, फिर भी वह गिर नहीं रही थी। हैंडल पर वही पुराना कपड़ा बंधा था जो उसके पापा हमेशा इस्तेमाल करते थे। आरव ने कांपते हाथों से साइकिल को छुआ। पापा, आप? झील के पानी पर लहरें बनी और हवा में एक हल्की सी ठंडक फैली। अचानक साइकिल की घंटी अपने आप बजने लगी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आरव पीछे हट गया। क्या हो रहा है? उसने डर और हैरानी से कहा। तभी उसके पीछे आवाज आई, डर मत भैया, ये गुस्सा नहीं है। वो पलटा। सोनू था, चेहरे पर मिट्टी, आंखों में आंसू। आरव ने गुस्से में कहा, तू यहां क्यों आया? तूने साइकिल क्यों लाई? सोनू बोला, क्योंकि इसे यहां आना ही था। ये झील, यही तो वो जगह है जहां आपके पापा आखिरी बार थे। आरव के कदम वहीं रुक गए। क्या? सोनू ने धीमे स्वर में कहा, मैंने आपको झूठ नहीं कहा था। मैं उसी रात इस झील के पास था जब आपके पापा गिरे। उन्होंने मुझे बचाया। मैं छोटा था, डर गया था। उन्होंने साइकिल को मेरे ऊपर झुका दिया ताकि मैं बच जाऊं, और फिर बस वो लहरें। आरव के हाथ कांपने लगे। वो झील की ओर देखने लगा। तो पापा उसी रात? सोनू ने कहा, हाँ, और यही साइकिल उस वक्त मेरे ऊपर थी। जब बारिश रुकी तो मैंने देखा इसकी घंटी अपने आप बजी थी, जैसे वो किसी को बुला रही हो। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से साइकिल के फ्रेम को सहलाया। तो यही वजह थी कि ये मुझे बुला रही थी। सोनू ने कहा, शायद ये सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी याद है। अचानक झील के ऊपर धुंध फैलने लगी। हवा ठंडी हुई और साइकिल की घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी, गहरी, धीमी, जैसे कोई बोल रहा हो। आरव ने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, वहां कोई नहीं था। फिर पानी की सतह पर हल्की आकृति दिखाई दी, वही साइकिल चलाते हुए एक आदमी की छाया। आरव ने रूंधे गले से कहा, पापा, क्या आप सच में हैं? छाया मुस्कुराई, सिर हिलाया और हवा में विलीन हो गई। आरव वहीं बैठ गया, हाथ जोड़े। पापा, अब मैं समझ गया, ये साइकिल सिर्फ चीज नहीं, ये आपकी आत्मा है जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। सोनू चुपचाप उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ देर कुछ नहीं बोले, बस झील की लहरें और साइकिल की घंटी की हल्की गूंज। थोड़ी देर बाद आरव बोला, सोनू, तू मेरे साथ चल, हम इसे ठीक करेंगे। इसे सिर्फ याद नहीं रहने देंगे, इसे जिंदा रखेंगे। सोनू मुस्कुराया, भैया, अब ये हमारी साइकिल है। दोनों ने मिलकर साइकिल उठाई। जैसे ही आरव ने हैंडल पकड़ा, घंटी अपने आप बज उठी, ट्रिंग
और उस आवाज में अब डर नहीं, शांति थी। झील के ऊपर धीरे धीरे चांद निकला। उसकी रोशनी साइकिल पर पड़ रही थी, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। आरव ने मन ही मन कहा, पापा अब मैं रुकूंगा नहीं, आप जहां भी हैं वहां से बस देखना, मैं आपकी साइकिल को फिर से जिंदा कर दूंगा। और जैसे ही दोनों झील के किनारे से शहर की ओर लौटे, पीछे से फिर वही घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग। पर इस बार वो डरावनी नहीं थी, जैसे कोई पिता अपने बेटे से कह रहा हो, जा बेटा, अब तेरा रास्ता तू खुद तय कर सकता है। शहर की सुबह फिर शुरू हुई। आसमान पर हल्की धुंध थी और सड़कों पर लोगों की चहल पहल। आरव और सोनू उस झील वाले रास्ते से लौट रहे थे। साइकिल उनके बीच थी, टूटी फूटी लेकिन किसी अजीब सी चमक में लिपटी हुई। आरव ने कहा, सोनू इसे ठीक करेंगे तो शायद ये फिर चल पड़ेगी। सोनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलना तो इसे आता है भैया, बस इसे वो यादें फिर से जोड़नी होंगी जो टूटी थीं। दोनों शहर की पुरानी गलियों से होते हुए एक पुराने मैकेनिक के पास पहुंचे। दुकान के बोर्ड पर लिखा था, लाला बशीर, हर टूटी चीज को नया रूप देने वाला। आरव ने साइकिल अंदर रखी और बोला, लाला जी इसे ठीक कर दीजिए। लाला ने चश्मा उतार कर कहा, अरे बेटे, ये तो बहुत पुरानी लगती है, अब तो इसके पुर्जे भी नहीं मिलेंगे। आरव ने थोड़ा रुककर कहा, कृपया कोशिश करिए, ये मेरे पापा की निशानी है। लाला कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन अगर ये साइकिल ठीक हुई तो ये तुम्हें कुछ सुनाएगी। आरव ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? लाला ने बस मुस्कुरा दिया, हर पुरानी चीज की अपनी आवाज होती है। सोनू और आरव पूरे दिन वहीं बैठे रहे। जब लाला पुराना फ्रेम खोल रहे थे तो अंदर से एक मुड़ा हुआ कागज निकला। जंग लगा, पर अक्षर अब भी साफ थे। लाला ने कहा, अरे ये क्या है? आरव ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा बड़ा होकर इस साइकिल को खोले तो उसे यह बात जरूर जाननी चाहिए, यह साइकिल सिर्फ लोहे की नहीं, एक सपना है, अधूरा सपना। इसे पूरा करना उसका वादा है। आरव की आंखें भर आईं। वो बुदबुदाया, पापा का वादा? सोनू ने पूछा, क्या सपना? आरव ने कहा, पापा हमेशा कहा करते थे कि वो इस साइकिल से पूरे गांव को दूध पहुंचाने वाला पहला आदमी बनना चाहते थे, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। लाला ने कहा, शायद अब वो वादा पूरा करने का वक्त तुम्हारा है। आरव ने सिर झुकाया, हाँ, अब यह सफर मेरा होगा। शाम होते होते साइकिल लगभग तैयार थी। पुराने पहिए नए टायरों से बदल दिए गए, जंग खाई चेन में तेल डाला गया और हैंडल को साफ किया गया। जब लाला ने आखिरी बार साइकिल पर हथौड़ा मारा तो एक आवाज गूंजी, ट्रिंग ट्रिंग। तीनों एक साथ ठिठक गए। लाला ने कहा, मैंने तो घंटी को छुआ भी नहीं। आरव धीरे धीरे साइकिल के पास गया। उसने हाथ हैंडल पर रखा। साइकिल हौले से हिली, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, और तभी फ्रेम पर पहले से कहीं ज्यादा चमक उभरी, जैसे किसी ने उस पर अदृश्य रेखाएं बना दी हों। आरव ने ध्यान से देखा। चमकती हुई रेखाएं किसी नक्शे जैसी थीं। सोनू ने कहा, भैया ये तो रास्ता लग रहा है। आरव बोला, हाँ, झील से आगे वाले पहाड़ तक का रास्ता। तीनों कुछ देर खामोश रहे। फिर लाला ने कहा, शायद वहीं कुछ है जो तेरे पापा ने अधूरा छोड़ा था। आरव ने साइकिल की घंटी पर हाथ रखा और आवाज आई, ट्रिंग, जैसे किसी ने कहा हो। हाँ, वहीं चलना है। उस रात जब आरव साइकिल के पास बैठा था, सोनू ने पूछा, भैया अगर ये सच में जादू है तो क्या आप डरते नहीं? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोनू, डर तो तब लगता था जब पापा चले गए थे। अब जो कुछ भी है वो बस उनका हिस्सा है और मैं उसे पूरा देखना चाहता हूं। साइकिल शांत खड़ी थी, पर उसकी छाया दीवार पर हिल रही थी। दीवार पर छाया में जैसे किसी की आकृति बनी हो, पापा की। आरव ने आंखें बंद की। हवा ने धीरे से पंखा हिलाया और घंटी एक बार फिर बजी, ट्रिंग। उसने मन ही मन कहा, पापा अब मैं चलूंगा उस अधूरे सफर की ओर। और अगले ही दिन आरव और सोनू निकल पड़े उस रहस्यमयी रास्ते पर, जहां न जाने क्या इंतजार कर रहा था। सुबह का सूरज धीरे धीरे शहर की छतों से झांक रहा था। आरव ने साइकिल को सामने रखा और हाथ से उसकी घंटी छुई। ट्रिंग।
वही पहचानी आवाज। सोनू ने कहा, भैया, नक्शे के हिसाब से पहाड़ वाले रास्ते से चलना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। चल सोनू, अब वही हमारी मंजिल है। रास्ता कठिन था, धूल उड़ती, पत्थरों से भरी गलियां और ऊंचाई की ढलान, लेकिन साइकिल ऐसे चल रही थी जैसे उसे हर मोड़ पहले से याद हो। सोनू कभी कभी हंस पड़ता। भैया, मुझे लगता है आपके पापा हमारे साथ ही चल रहे हैं। आरव मुस्कुरा देता, शायद वो कभी गए ही नहीं। दोनों जब पहाड़ के नीचे पहुंचे तो वहां एक पुराना मंदिर था। दीवारें टूटी हुई, लेकिन दरवाजे पर किसी ने लाल रंग से साइकिल का एक निशान बना रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा साइकिल के फ्रेम पर था। सोनू ने धीरे से कहा, भैया देखिए, ये तो उसी जगह का इशारा है। आरव ने दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही साइकिल की घंटी बजी, अंदर एक दीपक अपने आप जल उठा। आरव और सोनू हैरान रह गए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, कुछ गांव की, कुछ लोगों की, और एक तस्वीर में आरव के पापा थी, हाथ में वही साइकिल, चेहरे पर मुस्कान। सोनू ने धीरे से कहा, आपके पापा ने यह जगह बनाई थी क्या? आरव ने कंधे उचकाए। मुझे पता नहीं, पर शायद यह उनका छोटा स्कूल या आश्रम हो। तभी साइकिल अपने आप आगे बढ़ी, धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। वो मंदिर के पीछे एक छोटे कक्ष तक गई और वहां रुक गई। आरव ने देखा, दीवार में एक पत्थर थोड़ा निकला हुआ था। उसने उसे दबाया और अंदर से एक छोटी लकड़ी की पेटी गिर पड़ी। आरव ने धीरे से पेटी खोली। अंदर कुछ पुराने कागज थे और एक डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के लिए, जब वो बड़ा हो जाए। आरव के हाथ कांप गए। उसने पन्ना पलटा। डायरी में पापा की लिखावट थी। उसमें लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मतलब मैं अपना सपना अधूरा छोड़ गया। मैं चाहता था कि हर गरीब बच्चा स्कूल जा सके, इस साइकिल से किताबें पहुंचाई जा सकें। अगर तू कभी इस रास्ते पर आए तो मेरी मदद से ये काम पूरा कर दे। आरव की आंखों से आंसू गिरे। सोनू ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। भैया, हम दोनों मिलकर करेंगे ये काम। आरव ने साइकिल की घंटी को छुआ। ट्रिंग। इस बार घंटी की आवाज में एक अजीब गर्मी थी, जैसे पापा का स्पर्श मिल गया हो। साइकिल के फ्रेम की चमक धीरे धीरे धीमी पड़ी और उसकी जगह एक शब्द उभरा, शुरू करो। आरव ने धीरे से कहा, हाँ पापा, अब मैं शुरू करता हूं। दोनों मंदिर से बाहर आए। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी, पर दिल में गर्मी भरी थी। आरव ने सोनू से कहा, हम इसी साइकिल से बच्चों तक किताबें पहुंचाएंगे। अब ये हमारा काम होगा। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, और आपके पापा का सपना भी पूरा होगा। जैसे ही दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगे, आसमान में बादलों के बीच से एक रोशनी नीचे गिरी। वो सीधे साइकिल पर पड़ी और फिर आसमान की ओर उठ गई। आरव ने ऊपर देखा, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। वो धीरे से बोला, पापा, आप यहीं हैं ना? साइकिल की घंटी ने उत्तर दिया, ट्रिंग। अब सफर फिर शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार सिर्फ यादों का नहीं, मिशन का सफर। पापा का अधूरा वादा अब बेटे के हाथों पूरा होने जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद साइकिल फिर से चलने लगी, लेकिन अब उसका मकसद अलग था। पहले वह सिर्फ एक बेटे की याद थी, अब वह एक पिता का सपना थी। आरव और सोनू हर सुबह उठकर किताबों से भरा एक टोकरा साइकिल पर बांधते और निकल पड़ते, गांव-गांव, गलियों-गलियों में। साइकिल की घंटी अब बच्चों के लिए पहचान बन गई थी, ट्रिंग ट्रिंग। और बच्चे दौड़ते हुए कहते, किताब वाले भैया आ गए। आरव हर बच्चे को एक किताब देता और कहता, इसमें वो कहानी है जो तुम्हें उड़ना सिखाएगी। सोनू मुस्कुराता, और अगर तुम हर दिन एक पन्ना पढ़ लोगे तो ये साइकिल कल फिर आएगी। धीरे धीरे दोनों का काम फैल गया। लोग कहने लगे, वो देखो, पापा की साइकिल वाले दो लड़के जा रहे हैं। कभी कोई चाय वाला उन्हें मुफ्त में चाय दे देता, कभी कोई बूढ़ी अम्मा कहती, बेटा, मेरे पोते को भी एक किताब दे दो। लेकिन हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की अच्छाई चुभती है। एक दिन जब दोनों पास के कस्बे में पहुंचे तो एक आदमी रास्ता रोककर बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है? बच्चों को किताब बांटने से पेट भर जाएगा क्या? आरव ने शांति से कहा, पेट नहीं, पर आत्मा जरूर भरती है। वो आदमी हंस पड़ा, अच्छा, और जब भूख लगेगी तब आत्मा से दाल बनाना। भीड़ हंसने लगी, लेकिन आरव कुछ नहीं बोला।
उसने बस घंटी दबाई और आगे बढ़ गया। शाम को जब वे झोपड़ी में लौटे तो देखा कि किताबों का कुछ हिस्सा चोरी हो गया है। सोनू बोला, भैया ये वही लोग होंगे। आरव ने कहा, हो सकता है, पर हमें रुकना नहीं है। अगर उन्होंने किताबें ली हैं तो पढ़ेंगे भी। सोनू ने हंसते हुए कहा, आप हमेशा हर बुरी बात में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। आरव बोला, क्योंकि पापा ने कहा था, बुराई सिर्फ तब जीतती है जब अच्छाई डर जाती है। अगले दिन दोनों फिर निकले, लेकिन इस बार रास्ते में पहरेदार खड़े थे। एक ने कहा, सड़क पर फालतू घूमने की इजाजत नहीं है। आरव बोला, हम स्कूल नहीं गए बच्चों तक किताबें पहुंचा रहे हैं। दूसरा बोला, किताबें? क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? आरव ने साइकिल की ओर देखा। अचानक साइकिल की घंटी अपने आप बजी। ट्रिंग ट्रिंग। हवा चलने लगी और सड़क पर धूल घूमी। पहरेदार एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हुआ? आरव ने धीमे से कहा, हम बस सफर कर रहे हैं सर, कोई नुकसान नहीं करेंगे। पहरेदार थोड़ा डर गए। उनमें से एक बोला, जाओ लेकिन जल्दी निकलो। जैसे ही वे आगे बढ़े सोनू बोला, भैया क्या आपने घंटी दबाई थी? आरव मुस्कुराया, नहीं, वो तो खुद ही बोल उठी, शायद पापा फिर साथ थे। कई दिनों तक दोनों ऐसे ही चलते रहे। धीरे धीरे बच्चे उनसे कहानियां सुनने लगे और लोग भी जुड़ने लगे। पर फिर एक दिन शहर के बड़े दुकानदार ने गुस्से में कहा, ये लड़के हमारे स्कूल की किताबें मुफ्त बांट रहे हैं, इससे हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसने लोगों में अफवाह फैला दी, ये साइकिल वाले टोना टोटका करते हैं, रात में घंटी अपने आप बजती है। धीरे धीरे लोग डरने लगे। कुछ बच्चों के माता पिता ने कहा, अब उनसे किताब मत लेना। आरव और सोनू टूट गए। जिस काम को उन्होंने उम्मीद का नाम दिया था वो अब शक में बदल गया था। उस रात दोनों झील के किनारे बैठे थे, वही जगह जहां साइकिल ने पहली बार बात की थी। सोनू ने कहा, भैया शायद हमें छोड़ देना चाहिए। आरव ने धीरे से कहा, नहीं सोनू, याद है पापा ने क्या लिखा था, अगर कोई तेरी साइकिल को गलत समझे तो रुकना नहीं, बस आगे बढ़ना। सोनू ने सिर झुका लिया, लेकिन अब कोई हमारी बात सुनेगा भी। आरव ने साइकिल की घंटी छुई। ट्रिंग। इस बार आवाज इतनी हल्की थी कि हवा भी रुक गई। और फिर आरव बोला, कभी कभी लोगों को सच्चाई सुनाई नहीं देती, उन्हें दिखानी पड़ती है। सोनू ने पूछा, कैसे? आरव बोला, अब ये साइकिल बच्चों तक नहीं, बड़ों के दिल तक जाएगी। और उसी रात उन्होंने एक नया फैसला किया। अगले दिन वो साइकिल से शहर के बीचों बीच जाएंगे और वहीं पर बच्चों से किताबें पढ़वाएंगे, ताकि सब सुने कि पापा की साइकिल अब भी बोलती है और उसका हर शब्द सच्चाई है। सुबह का आसमान साफ था, लेकिन आरव के मन में तूफान चल रहा था। आज फैसला था, डर और सच्चाई के बीच का। वो बोला, सोनू, आज शहर को दिखाते हैं कि यह साइकिल सिर्फ घंटी नहीं बजाती, दिल जगाती है। सोनू ने सिर हिलाया, भैया चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। दोनों ने साइकिल को चमकाया, टोकरों में किताबें भरीं और निकल पड़े शहर की ओर। रास्ते में लोग देखते रहे, कुछ हंसे, कुछ फुसफुसाए, यही हैं वो जादू वाले लड़के। लेकिन आरव बस एक ही बात सोच रहा था, अगर पापा होते तो वो भी यही करते। जब वे शहर के चौक पर पहुंचे, वहां भीड़ जुटी हुई थी। आरव ने साइकिल को बीच में रोका और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों और बहनों, ये साइकिल मेरे पापा की थी। उन्होंने कहा था, अगर किसी के पास किताब नहीं तो उसे कहानी दो, क्योंकि कहानी इंसान को बदल देती है। लोग चुप हो गए। सोनू ने टोकरा खोला और बच्चों को किताबें बांटने लगा। बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ चेहरे अब भी कठोर थे। भीड़ के पीछे से वही दुकानदार चिल्लाया, मत सुनो इनकी बात, ये सब ढोंग है, साइकिल में भूत है। कुछ लोग डर से पीछे हटे, कुछ ने पत्थर उठाए। आरव ने शांति से कहा, अगर इसमें भूत है तो वो मेरे पापा का है, जिसने सिखाया कि डर नहीं, दया फैलाओ। भीड़ में हलचल हुई। तभी दुकानदार ने साइकिल की ओर दौड़ लगाई। आज मैं इसका जादू खत्म करता हूं। उसने साइकिल को पकड़कर जोर से गिराया। घंटी बज उठी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। लेकिन इस बार आवाज में गुस्सा नहीं था, गूंज थी। हवा अचानक तेज चलने लगी। साइकिल के पहिए अपने आप घूमने लगे। किताबें हवा में उड़कर बच्चों के पैरों के पास जा गिरीं। हर किताब का पहला पन्ना खुला और सब पर एक ही लाइन लिखी थी, डर से मत भागो,
उसे रास्ता दिखाओ। भीड़ सन्न रह गई। कोई बोला, ये कैसे हुआ? आरव ने साइकिल उठाई। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि ये जादू नहीं, प्यार है, और प्यार हमेशा लौटता है। सोनू ने देखा, दुकानदार जमीन पर गिरा पड़ा था, डर से कांपता हुआ। उसने उठकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा तुम झूठे हो। आरव ने उसे हाथ दिया। कोई बात नहीं, अब तुम भी एक किताब लो। उस आदमी ने कांपते हाथों से किताब पकड़ी और फूट फूट कर रो पड़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर एक बच्चे ने ताली बजाई, भैया जीते। और फिर सब बच्चे हंसने लगे, ताली बजाने लगे। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर होंठों पर मुस्कान थी। साइकिल की घंटी अपने आप बजी, ट्रिंग, जैसे किसी ने कहा हो, शाबाश बेटा। शाम होने लगी। आरव और सोनू झील की ओर लौट रहे थे। साइकिल बीच में थी। सोनू ने पूछा, भैया क्या ये सब सच में पापा ने किया? आरव ने धीरे से कहा, शायद नहीं सोनू, शायद ये हम दोनों ने किया, लेकिन जब हम सही काम करते हैं तो वो हमारे साथ हो जाते हैं। झील के पास पहुंचे तो पानी में सूर्य का प्रतिबिंब चमक रहा था। साइकिल वहीं रुकी और घंटी फिर बजी, ट्रिंग ट्रिंग। आरव ने आसमान की ओर देखा। पापा, आज आपका सपना सबके दिल में पहुंच गया। हवा चली और साइकिल का पहिया धीरे धीरे घूम गया। सोनू बोला, भैया अब क्या करेंगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब अगला गांव और फिर अगला। जब तक हर बच्चा पढ़ नहीं लेता, पापा की साइकिल नहीं रुकेगी। और जैसे ही दोनों आगे बढ़े, साइकिल की घंटी पीछे से धीरे धीरे गूंजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अब वो किसी जादू की नहीं, एक विरासत की आवाज थी, जो एक पिता से बेटे तक पहुंची थी और अब पूरे गांव तक जाने वाली थी। कई महीने बीत गए। अब पापा की साइकिल पूरे शहर में एक नाम बन चुकी थी। जहां भी उसकी घंटी बजती, ट्रिंग ट्रिंग, वहां बच्चे दौड़कर बाहर आ जाते। हर गली, हर स्कूल, हर झोपड़ी में किताबें पहुंच चुकी थीं। लोग आरव और सोनू को सपनों वाले भाई कहने लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वो मोड़ उस दिन आया जब शहर के दफ्तर में एक आदेश निकला, बिना अनुमति सार्वजनिक गतिविधि, ऐसा लिखा था। और आदेश पर हस्ताक्षर थे नगर अधिकारी श्री वर्मा के। वर्मा ने अपने सहायक से कहा, यह जो दो लड़के हैं जो साइकिल लेकर इधर उधर घूमते हैं, इन्हें रोकना होगा। शहर की व्यवस्था बिगड़ रही है। सहायक बोला, सर, लेकिन ये तो बस बच्चों को किताब बांटते हैं। वर्मा ने कठोर स्वर में कहा, नियम नियम होते हैं और नियम तोड़ने वालों को सजा मिलती है। अगले दिन जब आरव और सोनू एक छोटे गांव की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी रुकी। एक अफसर बाहर निकला। तुम ही आरव हो? आरव बोला, जी हां, पर बात क्या है? तुम्हारी साइकिल को जब्त करने का आदेश है। ये शहर की संपत्ति में अव्यवस्था फैला रही है। आरव हैरान रह गया। अव्यवस्था? ये तो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। अफसर बोला, हमें आदेश मिला है, तुम कल दफ्तर आओ। साइकिल अब हमारे कब्जे में रहेगी। सोनू ने बीच में कहा, सर, ये किसी की याद है, कोई मशीन नहीं। अफसर ने सख्त नजर डाली। कानून यादों पर नहीं चलता बच्चे। उन्होंने साइकिल को उठा लिया और गाड़ी में डाल दिया। साइकिल की घंटी जोर से बजी, ट्रिंग ट्रिंग, जैसे वो विरोध कर रही हो। आरव के हाथ खाली रह गए। वो कुछ देर सड़क के बीच खड़ा रहा, जैसे उसकी सांस भी उसी साइकिल के साथ चली गई हो। सोनू ने धीरे से कहा, भैया अब क्या करेंगे? आरव ने सिर झुका लिया। अब पापा की साइकिल कैद हो गई है सोनू, लेकिन उनकी कहानी नहीं। रात में वो दोनों नगर भवन के बाहर गए। खिड़की के पीछे साइकिल खड़ी थी, एक कोने में, अकेली, पर अब भी सीधी। आरव ने कहा, देख, अब भी नहीं गिरी। सोनू ने धीरे से बोला, भैया वो हमें देख रही है। आरव की आंखें नम थीं। हाँ सोनू, जैसे वो कह रही हो, रुकना मत। अगली सुबह आरव ने एक चिट्ठी लिखी, माननीय अधिकारी वर्मा जी, अगर साइकिल पर रोक लगानी है तो मेरे पैरों पर भी लगा दीजिए, क्योंकि ये साइकिल मेरे पिता की आत्मा है। ये शहर में किताबें बांटती है, डर नहीं फैलाती। अगर आप चाहें तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन तब इस शहर में वो घंटी कभी नहीं बजेगी जो लोगों को उम्मीद देती है। वर्मा ने चिट्ठी पढ़ी, पर कुछ नहीं कहा। उस रात जब वो दफ्तर से निकला
बाहर बच्चों की भीड़ थी। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, हमें पापा की साइकिल चाहिए। किसी ने सैकड़ों किताबें हवा में उछालीं और वो किताबें जमीन पर गिरकर साइकिल की आकृति बना गईं। वर्मा ठिठक गया। अचानक दफ्तर के अंदर से घंटी की आवाज आई, ट्रिंग ट्रिंग। वो डर गया, कौन है वहां? लेकिन अंदर कोई नहीं था, बस साइकिल खड़ी थी। उसकी घंटी अपने आप बज रही थी, जैसे कह रही हो, मैं अब भी यहां हूं। वर्मा ने धीरे से साइकिल को देखा, फिर बाहर खड़े बच्चों की ओर। कुछ पल वो कुछ सोचता रहा, फिर बोला, उसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, यह शहर तुम्हारी तरह नहीं बदलेगा अगर तुम रुक गए। आरव और सोनू अंदर भागे, साइकिल के पास पहुंचे। आरव ने हैंडल पकड़ा, ट्रिंग ट्रिंग। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सोनू बोला, भैया, लगता है पापा फिर से हंस रहे हैं। आरव ने सिर उठाया, नहीं सोनू, वो नहीं हंस रहे, वो कह रहे हैं सफर अब और बड़ा है। और जब वो दोनों साइकिल लेकर बाहर निकले, भीड़ ने रास्ता बना दिया। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही थी, पापा की साइकिल जिंदाबाद। रात के आसमान में चांद निकला और उसकी रोशनी साइकिल पर पड़ते ही घंटी ने एक बार फिर कहा, ट्रिंग ट्रिंग। अब वो साइकिल किसी एक पिता या बेटे की नहीं थी, वो पूरे शहर की थी, उम्मीद की, शिक्षा की और संघर्ष की प्रतीक। पापा की साइकिल अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही थी, उसकी घंटी अब गांवों, कस्बों और स्कूलों तक पहुंच चुकी थी। राज्य सरकार ने भी ध्यान दिया, 2 लड़के, एक पुरानी साइकिल और शिक्षा की क्रांति। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया, राज्यपाल महोदय आपको राजधानी बुलाना चाहते हैं। वे आपकी साइकिल और मिशन दोनों को सम्मान देना चाहते हैं। आरव ने चिट्ठी पढ़ते हुए कहा, पापा, आपने देखा, आपकी साइकिल अब पूरे राज्य की पहचान बन गई। सोनू खुशी से झूम उठा, भैया, अब तो हमें ट्रेन में जाना पड़ेगा। आरव मुस्कुराया, नहीं सोनू, हम वहीं से चलेंगे जहां से यह सफर शुरू हुआ था, साइकिल पर। दोनों निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पहाड़, जंगल, नदियां और धूल भरी सड़कें। हर गांव में लोग उन्हें रोकते, पानी पिलाते और कहते, ये वही साइकिल है ना जो बच्चों को सपने देती है? आरव बस सिर झुका देता, हाँ, यही है, और यही सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। तीसरे दिन का सफर था। सूरज डूबने लगा था और हवा में ठंडक आ गई थी। सोनू बोला, भैया, कुछ अजीब लग रहा है, साइकिल बहुत भारी लगने लगी है। आरव ने कहा, थकान होगी, चल थोड़ा रुकते हैं। दोनों ने साइकिल को एक पुराने पुल के पास रोक दिया। आरव ने हैंडल पकड़ा, पर इस बार घंटी नहीं बजी। ट्रिंग की आवाज कहीं गायब थी। उसका दिल धक से रह गया। सोनू, घंटी ये क्यों नहीं बज रही? सोनू ने कोशिश की, पर साइकिल बिल्कुल शांत थी। रात घिर आई, चारों तरफ सन्नाटा था, बस नदी की हल्की आवाज। आरव ने साइकिल को थामा और बोला, पापा, आप सुन रहे हैं ना? कुछ तो बोलिए। कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब ये सफर यहीं खत्म होगा? तभी हवा चली और साइकिल के पिछले हिस्से से एक आवाज आई, टक टक, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। सोनू ने डरते हुए कहा, भैया, इसके अंदर कुछ है। दोनों ने पीछे का फ्रेम खोला। वहां एक छोटा सा लोहे का डिब्बा छिपा था, जंग खाया हुआ। आरव ने धीरे से उसे निकाला। डिब्बे के अंदर एक पुराना चाबी का गुच्छा और एक नोट था। नोट पर लिखा था, अगर कभी साइकिल रुक जाए तो समझ लेना, अब इसे मंजिल की जरूरत नहीं, नई शुरुआत की है। आरव ने कांपते हुए कहा, पापा, आपने तो सब पहले ही जान लिया था। सोनू ने पूछा, भैया, ये चाबी किसकी होगी? आरव ने कहा, शायद उस जगह की जहां पापा का असली सपना बंद है। सुबह जब सूरज उगा तो दोनों ने फिर साइकिल चलाने की कोशिश की। पहला पैडल मुश्किल से घूम रहा था, पर जैसे ही आरव ने पापा कहा, साइकिल अपने आप आगे बढ़ी। घंटी नहीं बजी, पर पहियों की आवाज अब खुद में एक लय थी। रास्ता खुद खुलता जा रहा था, जैसे साइकिल उन्हें किसी दिशा में खींच रही हो। दोनों चलते चलते एक छोटे से स्कूल के खंडहर के सामने पहुंचे। दरवाजा जंग लगा था। आरव ने वो चाबी निकाली और धीरे से ताले में लगाई। टक, ताला खुल गया। अंदर एक टूटी हुई तख्ती टंगी थी। स्वप्न पाठशाला, संस्थापक रामनारायण, आरव के पापा का नाम। आरव ने तख्ती पर हाथ फेरा।
पापा का असली सपना यही था। सोनू बोला, अब ये हमारी जगह होगी भैया, यहीं से नया सफर शुरू होगा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ सोनू, अब ये सिर्फ पापा की साइकिल नहीं रही, अब ये सबकी है। साइकिल शांत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में एक सुकून था, जैसे वो कह रही हो, मैंने तुम्हें वहां पहुंचा दिया जहां मुझे पहुंचना था। और जब दोनों ने स्कूल के बाहर नई तख्ती लगाई, पापा की साइकिल, शिक्षा का सफर कभी नहीं रुकता, तभी घंटी अपने आप बजी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अब वो आशीर्वाद की आवाज थी, एक पिता की जो अपने बेटे के साथ उस साइकिल के हर पहिए में हमेशा के लिए बस गया था। स्वप्न पाठशाला अब दो लोगों की नहीं रही थी। साइकिल, जो कभी सिर्फ एक निशानी थी, अब उस जगह का प्रतीक बन चुकी थी जहां उम्मीदों के पहिए फिर घूमने लगे थे। आरव ने पुराने स्कूल के टूटे दरवाजे को ठीक किया, दीवारों पर चूना लगाया और बीच में साइकिल रख दी, जैसे वही इस जगह की धड़कन हो। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए, नंगे पांव, फटे कपड़ों में, लेकिन आंखों में चमक थी। सोनू ने कहा, भैया 3 बच्चे ही सही, पर शुरू तो हो गया। आरव ने मुस्कुराया। हर बड़ा सपना ऐसे ही शुरू होता है। हर दिन वो बच्चों को वही बातें सिखाते जो उनके पापा कहा करते थे। हर साइकिल की तरह जिंदगी में भी संतुलन जरूरी है, वरना गिर जाओगे। बच्चे हंसते, गिरते और फिर सीख जाते। धीरे धीरे कुछ और बच्चे आने लगे, लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी शक में थे। एक दिन पंचायत के मुखिया आए। उन्होंने गुस्से में कहा, यह सब दिखावा है, पुराने खंडहर में कौन स्कूल खोलता है। आरव बोला, यह खंडहर नहीं, वही जगह है जहां सपने जड़ें पकड़ते हैं। मुखिया हंस पड़ा, सपनों से पेट नहीं भरता बेटा। आरव ने शांति से जवाब दिया, पेट आज भर जाएगा, लेकिन बिना शिक्षा के कल भूखा रहेगा। वो बात सीधे दिल में लगी, लेकिन मुखिया ने मुंह फेर लिया। उन्होंने लोगों में अफवाह फैलाई, आरव लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उसकी साइकिल में टोना है। कुछ बच्चों के माता पिता डर गए और उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। आरव टूटने लगा। रात को साइकिल के पास बैठा और बोला, पापा, सब फिर मुझसे दूर जा रहे हैं, क्या मैंने गलती की? कमरे में खामोशी थी। सोनू चुपचाप उसके पास आया और बोला, भैया, गलती नहीं की आपने, पर लोगों को सच्चाई दिखाने में वक्त लगता है। आरव ने कहा, पर कब तक? सोनू ने साइकिल की घंटी दबाई। ट्रिंग। आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें वही भरोसा था, जैसे कोई कह रहा हो, रुकना मत। अगले दिन आरव ने कुछ अलग किया। उसने बच्चों से कहा, आज हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गांव वालों को कहानी सुनाएंगे, अपने पापा की। शाम को पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आरव ने साइकिल के पास खड़े होकर कहा, यह वही साइकिल है जिससे मेरे पापा हर सुबह दूध पहुंचाते थे। एक रात वो नहीं लौटे, लेकिन उनकी साइकिल लौटी। आज ये फिर चली है, किसी चीज बेचने नहीं, सिखाने के लिए। फिर उसने बच्चों से कहा, बोलो, तुम क्या सीखना चाहते हो? एक बच्चा बोला, मैं भी अपने पापा की तरह मेहनती बनना चाहता हूं। दूसरा बोला, मैं मां के लिए घर बनाना चाहता हूं। और सबसे छोटा बच्चा बोला, मैं भी साइकिल चलाना चाहता हूं ताकि किसी को पैदल न चलना पड़े। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आरव ने कहा, देखिए, यही तो असली शिक्षा है, जब बच्चे अपने सपनों में दूसरों का भला देखते हैं। मुखिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से पूछा, और ये घंटी क्यों अपने आप बजती है? आरव ने साइकिल की ओर देखा, फिर कहा, क्योंकि ये सिर्फ लोहे की नहीं, आशीर्वाद की बनी है। साइकिल की घंटी अपने आप बजी। ट्रिंग ट्रिंग। भीड़ में हल्की मुस्कानें फैल गईं। उस दिन के बाद हालात बदलने लगे। लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को भेजने लगे। महिलाएं खाने का डब्बा लेकर आती, बुजुर्ग कहानियां सुनाने बैठ जाते। स्वप्न पाठशाला अब गांव की नई धड़कन बन चुकी थी। एक दिन वही मुखिया आया, सिर झुकाकर बोला, बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, ये खंडहर सच में अब मंदिर बन गया है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, लेकिन मंदिर नहीं, ये घर है, हर उस बच्चे का जिसे जिंदगी में मौका चाहिए। रात को जब सब चले गए, आरव ने साइकिल को देखा। दीवार पर चांदनी पड़ रही थी और हैंडल से वहीं हल्की रोशनी झलक रही थी। वो बोला, पापा, आपका सपना अब जड़ें पकड़ चुका है।
घंटी बहुत धीरे बजी। ट्रिंग, जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो, अभी बहुत सफर बाकी है बेटा। आरव मुस्कुराया। हाँ पापा, अब ये सफर कभी नहीं रुकेगा। और अगले ही दिन उसने बच्चों को बताया, अब हम ये साइकिल लेकर दूसरे गांवों में भी स्कूल खोलेंगे। सोनू बोला, फिर से सफर? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार ये साइकिल हमें नहीं चलाएगी, हम इसे चलाएंगे। और जैसे ही उसने पैडल दबाया, घंटी ने एक बार फिर अपनी जानी पहचानी आवाज में कहा, ट्रिंग ट्रिंग। अब वो सिर्फ याद की नहीं, युग की साइकिल बन चुकी थी। सुबह का आसमान सुनहरा था, ठंडी हवा में आशा की महक थी। आरव ने साइकिल पर नया झंडा बांधा, जिस पर लिखा था, स्वप्न पाठशाला, हर बच्चे के सपने को रास्ता। सोनू ने पूछा, भैया आज कहाँ चलेंगे? आरव बोला, आज उस गांव में जहां लोग कहते हैं यहां बच्चे पढ़ नहीं सकते। हम उन्हें बताएंगे कि साइकिल की तरह अगर पैडल चलाओगे तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। दोनों मुस्कुराते हुए निकले। रास्ता लंबा था, लेकिन साइकिल का हर पहिया उम्मीद से भरा था। हर गांव में बच्चे इंतजार करते। कहीं कोई लड़की किताब को फूल की तरह छूती, कहीं कोई बूढ़ा कहता, काश मेरे जमाने में भी कोई ऐसा होता। आरव की आंखें चमक उठतीं, अब वक्त बदल जाएगा। लेकिन एक शाम जब सूरज ढल रहा था और दोनों पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तब किस्मत ने करवट ली। अचानक बादल गरजे, हवा तेज हुई और बारिश शुरू हो गई। सड़क कीचड़ में बदल गई। सोनू बोला, भैया संभालिए, नीचे खाई है। आरव ने हैंडल कसकर पकड़ा। घबराना मत, बस संतुलन बनाए रख। पर तभी पहिए फिसले, साइकिल लड़खड़ाई। सोनू चिल्लाया, भैया। एक झटका लगा और तीनों, आरव, सोनू और साइकिल, नीचे गिर पड़े। चोटें आईं, खून निकला और साइकिल एक पत्थर से टकराकर रुक गई। घंटी की आवाज आई, ट्रिंग, लेकिन इस बार वो बहुत धीमी थी, जैसे दर्द से कराह रही हो। बारिश बढ़ती गई। आरव ने कोशिश की उठने की, लेकिन पैर में चोट थी। उसने साइकिल को देखा, उसका फ्रेम टेढ़ा हो गया था, एक पहिया टूट चुका था। सोनू ने कांपती आवाज में कहा, भैया साइकिल। आरव ने मिट्टी में हाथ रखकर कहा, नहीं सोनू, अभी नहीं, ये साइकिल नहीं रुक सकती। लेकिन घंटी अब बिल्कुल चुप थी। रात घनी अंधेरी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे सिमट कर बैठे थे। सोनू बोला, भैया अब क्या होगा? साइकिल टूट गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आरव ने कुछ देर आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। सोनू, उसने कहा, पापा हमेशा कहते थे साइकिल तब तक नहीं गिरती जब तक सवार हार नहीं मानता। सोनू की आंखें भीग गईं, पर अब सवार भी घायल है। आरव ने धीमे से कहा, तो सवार को फिर से चलना सीखना होगा। सुबह हुई तो आसमान साफ था। दोनों ने टूटी साइकिल को देखा। आरव ने कहा, इसने हमें गिरने दिया पर मरने नहीं दिया, ये अब भी हमारी साथी है। सोनू ने कहा, लेकिन इसे कैसे ठीक करेंगे? आरव बोला, जिसने हमें चलना सिखाया वही इसे फिर चलवाएगा। वो पास के गांव पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर बोले, अरे ये तो वही हैं, किताब वाले। आरव ने मदद मांगी, क्या कोई लोहार है यहां? एक बूढ़ा आदमी आगे आया, मैं हूं, लेकिन ये साइकिल तो बुरी तरह टूट चुकी है बेटा। आरव ने कहा, हमें बस इसे ठीक करना नहीं, जिंदा करना है। वो बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हारे जैसे बच्चे ही पुराने लोहे में नई जान डालते हैं। उसने पूरी रात मेहनत की। जब सुबह सूरज निकला, साइकिल फिर खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। फ्रेम पर हल्की दरारें थीं, पर उनमें से रोशनी झलक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें सोने से भर दिया हो। आरव ने हैंडल पकड़ा, ट्रिंग। घंटी फिर बजी, पर इस बार उसकी आवाज में नई ऊर्जा थी। सोनू ने कहा, भैया ये पहले से ज्यादा चमक रही है। आरव बोला, कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, ताकि अंदर की ताकत बाहर आ सके। दोनों फिर निकल पड़े। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सूरज साइकिल के पहियों से टकराकर सोने की किरणें फैला रहा था। सोनू ने कहा, अब ये सिर्फ एक साइकिल नहीं भैया, ये तो रास्ता है। आरव मुस्कुराया, हाँ सोनू, और इस रास्ते पर अब कोई नहीं रुकेगा। घंटी फिर बजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अब उसकी गूंज पहाड़ों से टकराकर दूर गांवों तक पहुंच रही थी। हर जगह लोग कहने लगे, पापा की साइकिल फिर चल पड़ी।
कुछ ही महीनों में पापा की साइकिल एक आंदोलन बन गई थी। समाचार चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था। एक साइकिल जिसने पूरे राज्य की सोच बदल दी। राजधानी से आमंत्रण आए, बड़े बड़े लोग मिलने लगे। कहीं मंच पर फूल मालाएं, कहीं तालियां, कहीं कैमरों की फ्लैश। हर जगह आरव और सोनू का नाम था, पर आरव के मन में एक अजीब सन्नाटा। कभी कभी वो घंटी की ओर देखता और सोचता, पापा ये सब ठीक तो है ना। एक दिन पत्रकारों ने उसे घेर लिया। आरव जी, अब आपका मिशन कितना बड़ा होगा? क्या आप इसे कंपनी में बदलने वाले हैं? सरकार आपकी साइकिल खरीदना चाहती है, क्या आप देंगे? आरव चुप रहा। सोनू ने धीरे से कहा, भैया बोलिए ना कुछ। आरव ने बस इतना कहा, यह साइकिल बिकने के लिए नहीं बनी थी। भीड़ शांत हो गई, लेकिन कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक अधिकारी ने कहा, अगर तुम इसे सरकार को नहीं दोगे तो हम इसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर देंगे। आरव ने कठोर स्वर में कहा, जो चीज आत्मा से जुड़ी हो वो सरकार या बाजार की नहीं होती। लेकिन अब मीडिया ने कहानी का रुख बदल दिया। आरव ने सम्मान ठुकराया। पापा की साइकिल के पीछे छिपा रहस्य क्या है? लोग बातें करने लगे, कुछ ने विश्वास खोना शुरू कर दिया। रात को आरव झोपड़ी के बाहर बैठा था। सोनू बोला, भैया लोग अब वो नहीं देख रहे जो हम दिखाना चाहते थे। आरव ने धीमे स्वर में कहा, हाँ सोनू, अब लोग साइकिल को चमत्कार समझने लगे हैं, जबकि यह सिर्फ पापा की मेहनत की याद थी। सोनू ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आरव ने साइकिल की घंटी छुई, ट्रिंग, पर इस बार आवाज थकी हुई थी। शायद पापा भी यही सोच रहे हैं। आरव बोला कि क्या हमने उनकी भावना खो दी? अगले दिन राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम था। आरव को मंच पर बुलाया गया। सैकड़ों लोग मौजूद थे, कैमरे, पत्रकार, मंत्री। मंत्री ने कहा, आरव बेटा, तुम्हारी साइकिल देश की प्रेरणा है। हम इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। तालियां गूंजी, पर आरव ने मंच पर खड़े होकर माइक पकड़ा और बहुत शांत आवाज में कहा, यह साइकिल किसी संग्रहालय की शोभा नहीं बनेगी, क्योंकि इसका काम चलना है, रुकना नहीं। भीड़ सन्न रह गई। आरव ने आगे कहा, पापा ने यह साइकिल इसलिए दी थी ताकि हर बच्चा चल सके। अगर इसे शीशे के भीतर बंद कर दिया तो ये मर जाएगी। इसे सड़कों पर रहना चाहिए, मिट्टी में, धूल में, बच्चों की हंसी में। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर नाराजगी थी। मंत्री ने कहा, तो तुम ये सम्मान ठुकरा रहे हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं सम्मान नहीं, सच्चाई थामे रखना चाहता हूं। कार्यक्रम के बाद जब वे लौटे तो सोनू ने पूछा, भैया आपने सबको नाराज कर दिया। आरव बोला, अगर पापा होते तो वो भी यही करते। सोनू हंसा, कभी कभी मुझे लगता है आप खुद पापा बन गए हैं। आरव मुस्कुरा दिया, नहीं सोनू, मैं तो बस उनकी साइकिल चला रहा हूं। रात को हवा चली, घंटी धीरे से बजी, ट्रिंग ट्रिंग, जैसे पापा कह रहे हों, तू सही रास्ते पर है। लेकिन उसी रात एक खबर आई, सरकार ने स्वप्न पाठशाला की जमीन अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया था। सोनू चिल्लाया, भैया अब क्या करेंगे? आरव ने गहरी सांस ली, अब फिर से वही करना होगा, लोगों को याद दिलाना कि यह साइकिल सिर्फ हमारी नहीं, सबकी है। उसने साइकिल उठाई और कहा, अब आखिरी सफर शुरू होता है सोनू, और इस बार हम किसी शहर नहीं, दिल तक पहुंचेंगे। सोनू ने हाथ हैंडल पर रखा। घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग, जैसे किसी ने मंजूरी दी हो। अब सफर फिर शुरू होने वाला था, पर इस बार मंजिल नहीं, इतिहास बनने वाली थी। सुबह की हवा में बेचैनी थी। नगर प्रशासन ने स्वप्न पाठशाला की जमीन खाली करने का आदेश दे दिया था। आरव चुपचाप साइकिल के पास खड़ा था। घंटी बजी नहीं, जैसे वो भी समझ रही हो कि अब ये लड़ाई आखिरी है। सोनू ने कहा, भैया अब तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने सख्त आवाज में कहा, नहीं सोनू, अब शुरू होगा वो सफर जिसके लिए पापा ने यह साइकिल बनाई थी। उसने साइकिल उठाई और गांव के चौक पर पहुंच गया। वहां बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की भीड़ थी। सबका चेहरा डर से भरा था, लेकिन आरव की आंखों में आग थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर कोई इस जमीन को ले सकता है तो पहले इस साइकिल को रोक कर दिखाए, क्योंकि यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उस बच्चे की है
जिसने इससे सपना देखा है। भीड़ सन्न रह गई। फिर किसी ने पीछे से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं आरव। फिर एक और आवाज आई, पापा की साइकिल को कोई नहीं रोक सकता। और धीरे धीरे सैकड़ों लोग एक साथ बोलने लगे, सपना बंद नहीं होगा। सोनू ने साइकिल की घंटी दबाई। ट्रिंग ट्रिंग आवाज गूंज उठी, जैसे हर दिशा से पापा का आशीर्वाद लौट आया हो। अगले कुछ दिनों में यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया। लोग पोस्टर बनाने लगे। बच्चों ने दीवारों पर लिखा, जहां साइकिल बजेगी वहां शिक्षा चलेगी। समाचार चैनलों ने इसे पापा की साइकिल आंदोलन का नाम दिया। सरकार पर दबाव बढ़ा, पर वर्मा साहब अब भी अड़े हुए थे। एक दिन वो खुद गांव पहुंचे। आरव उनके सामने खड़ा हुआ। वर्मा बोले, आरव, तुम समझते क्यों नहीं? कानून सबके लिए एक जैसा होता है। आरव बोला, हाँ, लेकिन जमीन की कीमत उससे नहीं तय होती कि वो किसकी है, बल्कि उससे कि उस पर क्या बोया जा रहा है। और यहां हम सपने बो रहे हैं। वर्मा कुछ पल चुप रहे। साइकिल के पास गए और बोले, यही साइकिल है ना जिसके लिए इतना हंगामा? उन्होंने हैंडल पकड़ा, पर तभी घंटी अपने आप बजी। ट्रिंग। वो चौंक गए। किसने दबाई? आरव बोला, किसी ने नहीं सर, ये बस तब बजती है जब कोई इसे गलत छूता है। भीड़ में हंसी गूंज गई। वर्मा ने गुस्से में कहा, ठीक है, तो कल तक ये जमीन खाली कर दो। आरव बोला, नहीं सर, कल नहीं, कल हम यहां बच्चों का वर्ग लगाएंगे, और अगर चाहें तो आप भी सुन सकते हैं कि शिक्षा कैसी आवाज करती है। अगले दिन सुबह पुलिस के ट्रक आ गए, लेकिन सैकड़ों बच्चे पहले से ही वहां बैठे थे। किताबें खोले, साइकिल के आसपास घेरा बनाए। आरव बीच में खड़ा था और धीरे से बोला, पापा, आज आपकी परीक्षा है और हमारी भी। घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हवा चली और अचानक आकाश में धूल का बादल उठा। लोगों ने ऊपर देखा। सूरज की किरणें सीधे साइकिल पर पड़ रही थीं। उसकी घंटी अब लगातार बज रही थी, जैसे किसी मंदिर का शंखनाद हो। वर्मा साहब ठिठक गए। पुलिस के जवान पीछे हट गए। वर्मा धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, आरव, मुझे माफ कर दो। मैंने इस साइकिल को सिर्फ एक पुरानी चीज समझा था, पर आज ये समझ आया कि ये इंसान के भीतर की रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। उन्होंने आदेश फाड़ दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने साइकिल की घंटी छुई। ट्रिंग। पापा, जीत आपकी हुई। शाम को जब सब लौट गए, आरव और सोनू साइकिल के पास बैठे थे। सोनू बोला, भैया, अब तो सब ठीक हो गया ना? आरव ने धीरे से कहा, हाँ सोनू, लेकिन आज पहली बार महसूस हुआ कि ये साइकिल अब सिर्फ मेरी नहीं रही। ये हर उस पिता की है जिसने अपने बच्चे के लिए कुछ छोड़ा, और हर उस बच्चे की है जिसने हार मानने से इनकार किया। चांद आसमान में था। हवा शांत थी। साइकिल स्थिर खड़ी थी, पर उसकी घंटी एक बार फिर खुद बजी। ट्रिंग ट्रिंग, जैसे कह रही हो, अब सफर पूरा नहीं, अमर हो गया है। सालों बीत गए। अब पापा की साइकिल कोई कहानी नहीं, एक इतिहास थी। देश के हर कोने में स्वप्न पाठशाला के नाम से स्कूल खुल चुके थे। हर दीवार पर लिखा था, जहां साइकिल बजेगी वहां सपना जागेगा। लेकिन उस सब के बीच एक कोने में, पहाड़ी गांव की पुरानी झोपड़ी में, एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आरव। बाल अब सफेद हो चुके थे, आंखों पर हल्की धुंध, लेकिन चेहरा अब भी शांत। उसके सामने वही पुरानी साइकिल खड़ी थी, वही जिसने उसका बचपन, दर्द और सफर सब देखा था। अब वो नहीं चलती थी, पर उसकी घंटी अब भी चमकती थी। आरव ने धीरे से साइकिल को छुआ। पापा, आज आपका सपना पूरा हो गया, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सच्चाई से भरी। सोनू अब बड़ा हो चुका था। अब वो एक अध्यापक था, बच्चों को पढ़ाता, कहानियां सुनाता। वो अंदर आया। भैया, सब आपका नाम लेते हैं। आप अब भी वही पुरानी साइकिल के पास क्यों बैठे रहते हैं? आरव मुस्कुराया, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि सफर कहां से शुरू हुआ था। सोनू ने कहा, लेकिन अब तो दुनिया बदल गई है। नई साइकिलें, गाड़ियां, बड़े स्कूल। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, लेकिन दिल की सवारी अब भी इसी से होती है। सोनू ने पास बैठकर कहा, भैया, बच्चे पूछते हैं कि क्या वो साइकिल अब भी बजती है? आरव ने साइकिल की घंटी को छुआ। ट्रिंग
आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन जैसे किसी पुराने गीत की अंतिम पंक्ति हो। अब भी बजती है, आरव बोला, बस सुनने वाला चाहिए। खिड़की से सूरज की आखिरी किरण अंदर आई। आरव ने आंखें बंद की। यादें एक एक कर सामने आईं। पापा की मुस्कान, बारिश की वो रात, झील की चमक, सोनू की हंसी और बच्चों की आंखों में उम्मीद। हर पल साइकिल की आवाज के साथ गूंज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। सोनू बोला, भैया कल आपकी जयंती है, सब लोग आपको सम्मान देने आ रहे हैं। आरव ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, अगर आना है तो साइकिल के पास आना, मुझे नहीं। इसे धन्यवाद कहना, क्योंकि ये ही असली शिक्षक है। रात गहराती गई। आसमान में तारे जगमगाने लगे। आरव धीरे से उठा, साइकिल के पास गया, हैंडल पकड़ा और फुसफुसाया, चलो पापा, एक आखिरी सवारी। उसने घंटी दबाई। ट्रिंग। आवाज कमरे में गूंजी, दीवारों से टकराई, जैसे किसी पुरानी याद ने सांस ली हो। सुबह जब सूरज उगा तो सोनू अंदर आया। आरव कुर्सी पर बैठा था, मुस्कुराता हुआ, आंखें बंद। साइकिल के हैंडल पर उसका हाथ टिका हुआ था। घंटी की आवाज हवा में अब भी गूंज रही थी। ट्रिंग ट्रिंग। सोनू कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर सिर झुका लिया। भैया आपने सफर पूरा कर लिया। उस दिन पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन किसी ने देखा, हवा में साइकिल के पहिए हौले हौले घूम रहे थे। कोई छू नहीं रहा था, फिर भी वो चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। और झोपड़ी की दीवार पर रोशनी से बने शब्द उभर आए, सफर खत्म नहीं, बस सवार बदल गया। कुछ महीने बाद स्वप्न पाठशाला के हर स्कूल में एक ही दिन तय किया गया। हर सुबह क्लास शुरू होने से पहले एक बच्चा घंटी बजाएगा और कहेगा, ये घंटी हमें याद दिलाती है कि अगर हम रुक गए तो सपना भी रुक जाएगा। सोनू ने झोपड़ी को स्मारक में बदल दिया। उसके बाहर एक तख्ती लगी, पापा की साइकिल, जिसने सिखाया कि यादें रुकती नहीं, वो सवार बदलती हैं। और आज भी जब शाम ढलती है, हवा उस पहाड़ी से गुजरती है, तो कहीं दूर वही आवाज सुनाई देती है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। कभी हल्की, कभी गहरी, पर हमेशा जिंदा, जैसे किसी पिता की आवाज अब भी अपने बेटे से कह रही हो, चलते रहो बेटा, सफर अभी बाकी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है, और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल कम होता है। और जब हमारी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फ़ोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।